अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की हमारी इस ओरिएंटेशन क्लास में आप इसे एक डेमो क्लास भी कह सकते हैं, आप इसे एक ओरिएंटेशन क्लास भी कह सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी ये क्लास नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी आने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हम लोग 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूं कि माजरत के साथ क्लास के स्टार्ट में आप सब लोगों के जो माइक्स हैं उन्हें म्यूट कर दिया जाता है, ताकि किसी को भी क्लास के दौरान डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अक्सर किसी ना किसी माइक का ओपन रह जाता, माइक जो है वो ओपन रहने की वजह से दूसरों को डिस्टरबेंस होती है। तो जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, देन उसके बाद आप लोगों के माइक्स ओपन कर दिए जाएंगे और आप लोग ओरल क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन बाद में आने वाले तमाम लोगों को मेरा सलाम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज के इस ओरिएंटेशन क्लास में। ये बेसिकली हमारा दिसंबर बैच है 2025 का। बेसिकली ये आखिरी बैच चल रहा है हमारा। समझ लें कि आज उस आखिरी बैच की सबसे पहली क्लास है। इसमें कुछ डिस्काउंटेड फी वगैरह का भी होता है हिसाब किताब। इस साल हमने ऑफर किया था काफी ज्यादा, और समझ लें ये उस डिस्काउंटेड बैचेस में से ये आखिरी बैच है। बाकी इसके बारे में आपको जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने गाइड किया होगा। अच्छा जी, जिन लोगों ने ज्वाइन करना था कर चुके हैं। बाकी भी अगर मजीद कोई पार्टिसिपेंट्स होंगे तो काइंडली कोऑर्डिनेटर्स मैसेज ड्रॉप कर दें आप ग्रुप के अंदर कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग ज्वाइन कर लें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी आप लोगों के साथ, देन हम फर्दर मूव करते हैं। अच्छा, ये जो बाद में है उन्हें भी बताता चलूं कि आप लोगों के जो माइक्स हैं वो बाय डिफॉल्ट म्यूट किए जाते हैं। इंशाल्लाह मेरे लेक्चर के बाद ये ओपन कर दिए जाएंगे, देन आप ओरल अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर किसी भी भाई का कोई सवाल हो तो वो आप यहाँ चैट बॉक्स में, अभी आपको आपकी स्क्रीन पर ये चैट बॉक्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप अपने कोई भी सेशन के दौरान क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है क्वेश्चन। इनका आप रिटर्न क्वेश्चन पूछेंगे, मैं इसका साथ साथ ऑरली आंसर करता जाऊंगा। अगर आप लोगों ने इस दौरान सवाल ना पूछना हो, क्लास के एंड पे पूछना हो, तो उस टाइम आप ऑरल अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आईबी लाहौर जो कोर्स ऑफर करता है और बहुत देर से करता हुआ आ रहा है, हमारा जो सिग्नेचर कोर्स है बेसिकली वो है सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। एक सेकंड दीजिएगा। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर बाय आईबीई। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर 4 महीनों का एक कोर्स है। 4 से 5 महीने लग जाते हैं इसमें। इसमें टोटल लेक्चर्स जो है वो तकरीबन 48 से 60 लेक्चर्स तक होते हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन 1.5 घंटे की होती है, 1.5 आवर्स की, जिसमें 1 घंटा आपका लेक्चर हुआ करेगा और आधा घंटा 30 मिनट्स आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं मुझसे। वो सवाल कोई भी सवाल हो सकता है, आपका लेक्चर से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका करंट लेक्चर से रिलेटेड भी हो सकता है। और अगर साथ साथ आप अपनी कंसल्टेंसी ऑफर कर रहे हैं, आप साथ साथ काम करते हैं और आपके किसी क्लाइंट को कोई इशू आ रहा है, तो आप उससे रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको इसमें करीब करीब 100 घंटे लगेंगे और आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। इस कोर्स के अगर मॉड्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर आयरस है। ठीक है, वो पोर्टल है बेसिकली जिसके ऊपर ये सारे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के तमाम तर काम होते हैं। अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। पूरा कोर्स हमारा इसी के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग इसके अंदर सिखाई जाएगी। आप में से कुछ लोग लॉयर्स होंगे, कुछ लोग अकाउंटेंट्स होंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, कुछ लोग आर्ट्स ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग साइंसेस का बैकग्राउंड भी रखते होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने टैक्स पढ़ना है तो उसमें दो चीजें उनका ब्लेंड आता है। नंबर एक, अकाउंट्स, यानी कि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, बिजनेस क्या है, सेल क्या है, परचेज क्या है, रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा जिन्हें, जैसा कि लॉयर्स को नहीं पता होगा, आर्ट्स ग्रेजुएट को नहीं पता होगा, साइंसेज वालों को नहीं पता होगा, कॉमर्स वालों को पता होगा, तो उन सबको सिखाना मेरा फर्ज होगा। इसी तरीके से इसमें दूसरी जो चीज होगी जो इस ब्लेंड में शामिल होगी वो होता है लॉ, यानी कि कानून, लिटिगेशन। कानून में महारत रखते हैं आपके वकला भाई,
लॉयर्स एंड एडवोकेट्स, आप में से बहुत सारे लोग लॉयर्स एंड एडवोकेट्स होंगे। उन्हें तो कानून को पढ़ने में, कानून को समझने में और फिर कानून को इंटरप्रेट करने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी हजरात होंगे, अकाउंटेंट्स, आर्ट्स और बिजनेसमैन वगैरह, उन्हें कानून को पढ़ना आना चाहिए। ये इंतहाई जरूरी है। ये कैसे पढ़ना आएगा, कानून कैसे सिखाया जाता है, पढ़ना कैसे है आपने, और उसको फिर इंटरप्रेट कैसे करना है, और कानून का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैसे समझना है, और लीगल मीनिंग कैसे समझना है, ये सारी चीजें सिखाना भी मेरा फर्ज है। इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स एक लॉयर बहुत अच्छे से अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होगा, और एक अकाउंटेंट या एक आर्ट्स ग्रेजुएट या एक साइंस ग्रेजुएट जो है वो बहुत ही अच्छे से लीगल टर्मिनोलॉजीज के से वाकिफ होगा। सेकंड मॉड्यूल इसका इनकम टैक्स होगा। मैं पूरी तरीके से आपको इनकम टैक्स सिखाऊंगा, एक आम आदमी से लेकर एक कॉम्प्लेक्स कंपनी स्ट्रक्चर तक, हर तरीके से इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग, नोटिस, अपील्स वगैरह, एक एक चीज। नंबर 3 पे आपको सेल्स टैक्स सिखाया जाएगा। सेल टैक्स भी बिल्कुल इसी तरीके से सिखाया जाएगा जैसे इनकम टैक्स सिखाया जाएगा। अभी हो सकता है आप में से कुछ भाइयों के माइंड में आ रहा हो कि इनकम टैक्स है क्या चीज, सेल टैक्स क्या चीज है। बिल्कुल भी आप लोगों ने फिक्रमंद नहीं होना, आज ही की क्लास में आप लोगों को सब कुछ बता के भेजूंगा। मॉड्यूल 4 में एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर काम आपको सिखाए जाएंगे। कंपनीज वगैरह जो आप अपने आसपास देखते हैं, ये कंपनीज कैसे बनती हैं, कैसे रजिस्टर होती हैं, इनकी मीटिंग्स कैसे होती हैं, इनमें डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं, इनमें सीईओज कैसे बनते हैं, इनके फर्दर प्रोसेसेस जो होते हैं, इनकी मीटिंग्स वगैरह, वो सारा कुछ, इलेक्शंस वगैरह किस तरीके से होते हैं, आप इन सारी चीजों में अपने क्लाइंट्स का, बिजनेसमैन का किस तरीके से साथ देंगे, उन्हें कैसे असिस्ट करेंगे, ये सारा कुछ हमारे कोर्स में शामिल है। देन मॉड्यूल 5 आ जाएगा जिसमें आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। किसी भी ब्रांड को कैसे रजिस्टर करना है, किसी भी ट्रेडमार्क को, लोगो को कैसे रजिस्टर करना है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हैं, उनके लोगो, उनका ब्रांड का नेम, एक एक चीज उनकी प्रोटेक्टेड होती है, कोई भी दूसरा बंदा उसे यूज नहीं कर सकता। कभी गौर किया है आपने? आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। बेशक आप लोग कहेंगे नहीं जी, काफी लोग हैं उसका रेप्लिका बनाते हैं, उनका वो नाम यूज करते हैं, स्पेलिंग को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। मैं कहता हूँ ठीक है, एक तो ये काम करते हैं ना, वो स्पेलिंग को थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि सेम टू सेम ही कर ले? क्या हो जाएगा मैक्सिमम? यही होगा कि वो नाम प्रोटेक्टेड है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके खिलाफ और फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, और इन्हें फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, दोनों तरीकों से जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद है, अच्छा, और ये प्रोटेक्ट कौन करता है? यही इदारा आईपीओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। जितने भी ताजर हजरात होते हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या तरीकाकार होता है, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जो आईटी कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसिंग एजेंसीज होती हैं, ये लोग पीसैब में क्यों रजिस्टर होते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, रजिस्टर्ड मेंबर्स की रिन्यूअल का क्या तरीकाकार है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और उन बेनिफिट्स को हासिल कैसे किया जाता है, पीसैब में रजिस्टर होने की वजह से टैक्स में क्या माफी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, टैक्स में एग्जम्पशन का क्या तरीकाकार है, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। पाकिस्तान सिंगल विंडो, पाकिस्तान सिंगल विंडो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई है, यानी कि एक ऐसा इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहते हुए या कोई भी कंपनी पाकिस्तान में रहते हुए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाह रही है, तो वो लोग लाजमी तौर पर इस इदारे के साथ रजिस्टर्ड होंगे और फिर ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे। उसमें कैसे रजिस्टर होना है, रजिस्टर होने के बाद फिर इस इदारे के साथ चलना कैसे है, ठीक है, कैसे आपकी इंपोर्ट्स बाहर से आती हैं, कैसे वो क्लियर होती हैं, एक्सपोर्ट्स का क्या तरीकाकार है, टैक्सेस का क्या तरीकाकार है उसके अंदर, सेल टैक्स का क्या तरीकाकार होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, ये सारा कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन है जी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पीईसी। ये जो आपके सामने कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कोई रोड्स बना रहे हैं, कोई हाईवेज बना रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर वगैरह, डिफरेंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, गवर्नमेंट के इदारे बन रहे होते हैं। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल की साइड पे चले जाएं तो वहां पर भी इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल की साइड पे चले जाएं वहां पर भी इंजीनियर्स हैं, सिर्फ सिविल में नहीं है। तो ये जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, ये सारी कंपनीज किस तरीके से रजिस्टर करवाई जाती हैं और इनका फर्दर क्या प्रोसेस होता है, इन्हें गवर्नमेंट से ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं, ये कैसे गवर्नमेंट को ऑर्डर सप्लाई करते हैं, किस तरीके से ये लोग बेनिफिट हासिल
अगर एक न्यू बंदा आपके पास आ जाए और कहे कि जी मैंने गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर बनना है, मैंने गवर्नमेंट को चीजें सप्लाई करनी है, मैंने गवर्नमेंट को सर्विसेज देनी है, आप उसे कैसे असिस्ट करेंगे, आप उसकी कंपनी कैसे रजिस्टर करवा के देंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, और सारे काम कैसे होंगे, ये सब कुछ भी हमारे इसी कोर्स का हिस्सा है। लास्ट में है जी ईओबीआई, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, जिनके अंदर अच्छे खासे एम्प्लॉयज की तादाद होती है, ठीक है, नॉर्मली मोर देन 5 या मोर देन 10 की तादाद जहाँ पे होती है, वहां पर लोगों की थोड़ी सी ये प्रेफरेंस होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ईओबीआई में रजिस्टर करवाएं। कुछ हद तक इनकी अपनी इंटरेस्ट भी होता है कि हम लोग रजिस्टर करवा दें, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जब कोई कंपनी थोड़ी मशहूर हो जाती है तो फिर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले हैं वो इन कंपनीज को मजबूर करते हैं कि अपने मुलाजमीन को ईओबीआई में, सोशल सिक्योरिटी वगैरह में रजिस्टर करवाएं, ताकि इन्हें उनकी सेहत के हवाले से और उनके फिर फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के हवाले से उन्हें आगाह किया जाए और उन्हें वो बेनिफिट्स दिलवाए जाएं। उसके लिए ये इदारे बनाए गए हैं। इनमें किस तरीके से आपने अपने मुलाजमों को रजिस्टर करवाना है, अपनी कंपनी को कैसे इन्वॉल्व करवाना है, ये सारा कुछ भी इसी कोर्स का हिस्सा है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम लोग फेसबुक एड सिखाते हैं। इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल बात करने वाला हूँ, इसलिए अभी इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा। चंद स्लाइड्स के बाद फिर प्रॉपर सारी बात ही मैंने इसके ऊपर करनी है। अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि ऊपर अगर मैंने मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक इतने सारे स्किल्स गिने हैं, तो ये सारे के सारे स्किल्स ऐसे नहीं है कि वो आप अपने किसी भी, अगर किसी आप छोटे से शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आप अपने गांव में घर से बाहर निकले और चौक में जाके एक दफ्तर खोल के बैठ जाएं और ये ऊपर वाले 5-6 जो मैंने स्किल्स आपको इतने गिनवाए हैं, ये सारे के सारे स्किल से रिलेटेड क्लाइंट्स आपके पास आया करें सारा दिन और आपसे काम करवाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको हो सकता है ये बात थोड़ी सी बुरी लगी हो, बट हकीकत में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस के आप किसी बहुत बड़े शहर में बैठे हैं, किसी कॉर्पोरेट सिटी में बैठे हैं, जहां पर हर तरफ लोग कंपनीज ही कंपनीज बना रहे हैं और हर शख्स जो है वो कारोबारी है और बिजनेसमैन है और हर बंदे को आपकी जरूरत है, ठीक है, वहां पर ये चीज फिर भी काम कर सकती है। बट हमारा ये कोर्स तो ऑल ओवर द पाकिस्तान हर जगह से लोग कर रहे होते हैं। कोई गाँव से कर रहा है, कोई किसी टाउन से कर रहा है, कोई किसी स्मॉल सिटी से कर रहा है, कोई किसी मॉडरेट सिटी से कर रहा है। तो हर जगह क्लाइंट मिलना ये तो लाजमी बात नहीं है, और अगर हर जगह क्लाइंट ही नहीं है तो फिर इतनी सारी चीजें करने का फायदा क्या है? ये तो फिर वक्त जाया करने की बात है ना। डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ प्लान। हमारे पास कोई ना कोई प्लान होगा जिस वजह से हम आप लोगों को ये सारी चीजें करने पर मजबूर कर रहे हैं कि हाँ ये सारी चीजें आप लोग करें, ताकि बाद में आप उन क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, उन्हें आप असिस्ट कर सके। आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा है कि क्लाइंट हमारे पास गांव में आएगा ही नहीं इस तरह का, तो फिर हम कैसे असिस्ट करेंगे? तो मैंने कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूँ आपको, इसके जरिए क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स आएंगे आपके पास। इनफैक्ट आपको जो है पूरी पूरी एजेंसी बनानी पड़ेगी, जिसमें आप अपने जो है अंडर इंटर्नीज को हायर करोगे, एम्प्लॉयज को हायर करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके पास क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं और आप अकेले उनका काम मैनेज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी, आज ही की क्लास में होगी। फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि आप में से कुछ ऐसे हजरात होंगे जो ये 4 मंथ वाला कोर्स करने नहीं आए, उन्हें इस कोर्स का पता ही नहीं था। वो करने आए हैं 1 मंथ का कोर्स। 1 मंथ इनकम टैक्स एडवाइजरी का कोर्स है, ठीक है, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। ये ओके, सिर्फ 1 से 1.5 महीने का कोर्स है। टोटल इसमें 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, 12 से 15 क्लासेस हैं। लेक्चर ड्यूरेशन वही है 1.5 घंटे की, अप्रोक्सीमेटली 20 घंटों का ये कोर्स है। और इसके अगर आप मॉड्यूल्स देखें तो पहला मॉड्यूल आईरेस 2.0 एंड बेसिक अकाउंटिंग वही है, लास्ट मॉड्यूल डिजिटल मार्केटिंग भी वही है, लेकिन दरमियान में ये जो आपको 3 मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं, मॉड्यूल 2, 3 और 4, ये बेसिकली आपके इनकम टैक्स मॉड्यूल के ब्रेकअप्स हैं। जो इनकम टैक्स मॉड्यूल आपको 4 मंथ कोर्स में नजर आ रहा है, ये वाला मॉड्यूल 2, ये इसी के ब्रेकअप है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्यों इस तरीके से किया गया है? इसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं जी हम एक दफा फिल वक्त हम पूरा कोर्स नहीं करना चाह रहे, शायद हमारे पास टाइम ना मैनेज हो सके, या हमारे पास जो फ्री टाइम है वो सिर्फ 1 महीना है, 1.5 महीना है, उसके बाद हम लोग अवेलेबल ना हो सके फिल वक्त। तो आप ऐसा करें, हमें सिर्फ खाली वो चीज सिखाएं जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, और जिसका क्लाइंट 100% हमारे पास आना ही आना है, और छोटे से छोटे शहर में बैठ जाएंगे, गांव में बैठ जाएंगे, तब भी आना ही आना है। तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर आप लोग इनकम टैक्स सीख लो, सिर्फ इनकम टैक्स सीख लो। तो इसलिए इनकम टैक्स का जो है एक मॉड्यूल अलग से उसको निकाल के उसका एक कोर्स बना दिया गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 कोर्सेज चल रहे होंगे, मैं एक टाइम पे इनकम टैक्स वालों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं 4 मंथ कोर्स की क्लास में जाऊंगा और दोबारा फिर से इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं होता बेसिकली। अगर आप देखें, मॉड्यूल 1 यहाँ पर भी वही है और मॉड्यूल 1 यहाँ पर भी वही है। सो कहने का मकसद ये है कि दोनों क्लासेस एट द सेम टाइम ही चलेंगी,
ठीक है। और दोनों तरह के स्टूडेंट्स, चाहे कोई 1 मंथ कोर्स का स्टूडेंट होगा, चाहे कोई 4 मंथ कोर्स का स्टूडेंट होगा, आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स की एक ही क्लास होगी। हम लोग मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 यानी कि इनकम टैक्स और बेसिक अकाउंटिंग वगैरह, आईआरएस वगैरह, ये सब कुछ हम लोग इकट्ठे ही पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप लोगों का इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जो 1 मंथ कोर्स वाले होंगे वो अपने डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर्स लेकर उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उन्हें उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, सर्टिफाइड एडवाइजर का। और वो हजरात जो 4 मंथ कोर्स के लिए आए होंगे, उनका उससे अगले दिन क्या होगा, सेल टैक्स शुरू हो जाएगा, मॉड्यूल 3 सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है। इसलिए लिहाजा आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा, आप लोगों को जब ये पीडीएफ फाइल शेयर की गई होंगी तो इसके अंदर तमाम तर डिटेल्स मौजूद है, लेकिन मैं इस डिटेल में फर्दर डीपली जाना इसलिए बेहतर नहीं समझता क्योंकि आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो, क्योंकि अभी तो आप लोग सीख रहे हैं ना। अगर आप लोगों को पहले ही ये सारा कुछ पता है, अब मैं आपको कहूँगा जी उसमें जो है आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपॉइंट करते हैं आईआरएस में, ये सिखाया जाएगा। भाई अगर आपको ये सारा कुछ पहले से पता होगा कि कैसे अपॉइंट किया जाता है, सिखाया जाएगा, तो हो सकता है कि फिर वो फायदा ही ना हो। फिर आप करने क्यों आए हैं? फिर तो आपको पहले से पता होगा। डेफिनेटली आपको भी ये चीजें नहीं पता, इसलिए तो मैं सिखाऊंगा ना ये सारा कुछ, इतना सारा मवाद जो है। हाँ, आप लोगों के पास इसका होना क्यों जरूरी है, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं ये कोर्स करवा रहा हूँ, तो आप इस डॉक्यूमेंट के साथ उस चीज को साथ साथ वेरीफाई करते हैं कि हाँ हमें ये चीजें शामिल थी इस कोर्स के अंदर, हमने ये सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि टीचर ने जो है वो सिलेबस में तो बेतहाशा चीजें दुनिया की लिखी हुई हैं, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आई है तो टीचर बस वो 2-4 पॉइंट्स पढ़ाते हैं और फिर जो कहते हैं जी ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें तो चीजें अभी आती नहीं है। अब जब हमें चीजें आती नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम कैसे टीचर को जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर ने सारी चीजें करवा दी? उसके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। एंड सेकेंडली, इसकी जरूरत आपको कब पड़ेगी? अगर आप जो है वो किसी और इदारे में चक्कर लगे कभी, या किसी और इदारे से आप कोई कोर्स इस तरीके से करना चाहें, या आपके कोई दोस्त किसी और इदारे से कर रहा हो और आप वैसे उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें कि भाई इतने सारे इदारे करवा रहे हैं, थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, मैं भी तो देखूं ये सर जो है आज मुझे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इससे अच्छे पढ़ाने वाले और टीचर्स भी मौजूद हो, शायद मेरी फ्रीक्वेंसी उनके साथ ज्यादा बेहतर मैच हो जाए, शायद उनका मटेरियल और ज्यादा प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जा रहा हो। इनकी चीजें जो है ये बहुत ही लिमिटेड सी थोड़ी सी चीजें हैं, और वैसे ही शायद इन्होंने उसको लंबा लंबा करके लिखा हुआ है, इसलिए मुझे वो लग रहा है कि बहुत काफी सारी चीजें हैं। तो इस चीजों को मैं वेरीफाई करूं किसी और के साथ भी, तो इसलिए भी ये फाइल आपको दी जाती है कि आप इस चीज को वेरीफाई कर लें। बट ये चीज मैं इसकी तरफ बाद में आऊंगा, दैट व्हाई यू नीड टू चूज आईबी, आप लोगों को क्यों जरूरी है कि आप लोग हमारे इदारे के साथ चलें। लेकिन अभी के लिए ये तमाम तर चीजें आपको दस्तयाब कर दी गई हैं ताकि आप लोग प्रॉपरली इन्हें थॉरली स्टडी कर लें, इन्हें रीड कर लें, इन्हें जो है वो दुनिया में निकलें, इन्हें कंपेयर करें, देखें कि क्या लोगों में इस चीज की डिमांड भी है, क्या कोई आपसे ये काम करवाने के लिए कस्टमर क्लाइंट भी मौजूद है या नहीं है, या ऐसे ही मैं करवाई जा रहा हूँ, आप पढ़ी जा रहे हैं, मैं तो अपनी फीस कमा लूंगा बैठे बैठे क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, बाद में आपके पास कोई काम ही ना हो। मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, रूटीन में आप लोग देखते हैं, कोई अमेजोन के कोर्सेज करवा रहा है, कोई ये और अजीब अजीब से नाम होते हैं, वो आईटी रिलेटेड जो है एंटिटीज हैं, तो वो अजीब अजीब से आईटी के रिलेटेड कोर्सेज करवा रहे होते हैं, लोग बेचारे पैसा लगा के करते हैं, उसके बाद कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है, ना तो उन्हें पता होता है कि क्या वाकई ही हमने कोर्स से वो जो चीजें हमें मकसूद थी वो हमने सीख ली हैं, और ना ही उन्हें ये पता होता कि अब हमें इन चीजों को सीखने के बाद इस्तेमाल कहाँ पे करना है, और हमें वो क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, वो बंदा कहाँ से मिलेगा जिनसे हमसे ये काम करवाना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये तमाम तर चीजें वो हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है। आप जैसे ही ये चीजें सीखते जाएंगे, एक चीज सीखे हम उसे, अगले ही दिन आपको उसका क्लाइंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं आज की ओरिएंटेशन क्लास की तरफ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंटेशन क्लास में मैंने जो सबसे पहला टाइटल ही रखा है वो यही रखा है कि व्हाई डू बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट। मैं ये सारा कुछ पढ़ाने के बाद आपको क्या बना रहा हूँ, कंसल्टेंट बना रहा हूँ। और अगर कंसल्टेंट की किसी को जरूरत ही ना हो, ठीक है, तो फिर आपके कंसल्टेंट बनने का कोई फायदा नहीं है, और मुझे आपको कंसल्टेंट बनाने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास जो सबसे पहला और सबसे बुनियादी जो फैसला कुन मरहला है वो ये होना चाहिए कि भाई व्हाई डू
बिजनेस नीड्स अ कंसल्टेंट, किसी कारोबार को वाकई ही कंसल्टेंट की जरूरत है भी या नहीं, इस चीज की डिमांड है भी या नहीं। कुछ लोग होंगे आप में से ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ होंगे कि डिमांड है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें बताना मेरा फर्ज है। ठीक है जी। तो इसकी डिमांड बताने से पहले मेरा ये फर्ज भी है कि आप लोगों को ये असल में बताऊं कि ये सारी चीजें हैं क्या। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूंगी जी, बिजनेसमैन को कंसल्टेंट किस लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसने उससे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवानी होगी। अब हो सकता है आप में से कोई पूछे कि भाई टैक्स होता क्या है, आपने ये तो कह दिया टैक्स रिटर्न फाइल करवानी होगी, टैक्स क्या होता है। फिर कोई पूछे कि रिटर्न फाइल करवाने का क्या मतलब होता है। तो मैं चाहता हूं कि हर लफ्ज जो मेरे मुंह से निकले उसके बारे में आपको डीपली पता हो, ताकि ये क्लास खत्म होने के बाद आप ये ना कहें कि वो सर ने कुछ अभी इस तरह की बातें की हैं जिनका मतलब हमें अभी तो नहीं पता, लेकिन वो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि ये कोर्स हम क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो कोर्स करने के बाद समझ आए तो मैं नहीं समझता कि ये बेहतर चीज है। ये एक ओरिएंटेशन क्लास है, ये एक फैसला कुन क्लास है। इस क्लास में आपको हर एक चीज के बारे में आगाह होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, आपको कुछ चीजों के बारे में क्लियर करूंगा कि ये चीजें होती क्या है, फिर आपको समझ आएगी कि आज आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं। सबसे पहली चीज है जी, व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता क्या है, रिटर्न फाइलिंग क्या होती है, एफबीआर क्या है, आईरस क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, एसईसीपी किसे कहते हैं, इजी फाइल किसे कहते हैं। ठीक है, और कुछ और कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके बारे में भी आज ही बताऊंगा। लेकिन ये जो पहली वाली 7-8 चीजें, ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है ना, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए फर्दर मूव करने से पहले। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है जी, किसी भी मुल्क के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम जाती तौर पर अपनी इनफरादी ताकत में कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाना है, तो ठीक है मैं जाता हूँ मार्केट से कोई चीज परचेज करता हूँ, अपने पैसे लगाता हूँ, खा लेता हूँ। ये मैंने अपनी इनफरादी कुव्वत को यूज किया है, मैंने अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी को यूज किया है, मैंने अपने इंडिविजुअली अपने फाइनेंसेस को यूज किया है, और मैंने जो चीज मुझे चाहिए थी मैंने वो परचेज किया एंड देन फर्दर मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, दैट्स इट। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं अकेला नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मुझे सड़क पे मूव करना है, तो उसके लिए मेरे पास सड़क होनी चाहिए। मैं अभी लाहौर में बैठा हूँ और मुझे कराची जाना है, तो क्या मैं गलियों से या मैदानों से या दरियाओं से होता हुआ जाऊंगा, या मेरे लिए बेहतर ये है कि एक सूटेबल सी अच्छी सी साफ सुथरी कारपेट रोड बनी हो और मैं उसके ऊपर मूव करके जाऊं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे जाना है, मेरे पास एक प्रॉपर रोड बनी हुई हो या एक रेलवे लाइन हो, तो क्या मैं जाती तौर पर अपने लिए एक अकेली सड़क बना सकता हूँ। पहली बात है कि ये वैसे ही बहुत मुश्किल काम है कि मेरे पास इतने फाइनेंसेस हों कि मैं अपने लिए एक अकेली। सेकेंडली कि अगर मैं ये रोड बना भी लेता हूँ, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मेरे लिए ये आसान है कि जो रोड मैंने बनाई है उसको मैं एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखूं और किसी और को यूज ना करने दूं, क्योंकि जी इस पे तो मैंने पैसे लगाए हैं। ये भी एक मुश्किल काम है। ठीक है, तो इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ फैसिलिटीज, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बहुत सारे और फ्री रिसोर्सेज चाहिए। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें फूड भी जो है वो सब्सिडाइज चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जो कि फॉर द टाइमिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो इन तमाम तर कामों के लिए स्टेट जो होती है, जो मुल्क को चलाने वाली गवर्नमेंट होती है, उसे सामने आना पड़ता है, और गवर्नमेंट इन तमाम तर कामों का जिम्मा लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो एक आम आदमी के बजट से कहीं ज्यादा, ठीक है, कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास, सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास ये बजट आता कहाँ से। उसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज हैं उनके पास मादनियात की दौलत होती है, ऑयल वगैरह उनका निकलता है और कुछ मिनरल्स निकलते हैं और वो उसको यूज करते हैं और उससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चीजें बेचते हैं। ऑयल वगैरह जैसे आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो पूरा मुल्क चला लेते हैं। कुछ कंट्रीज हैं वो टूरिज्म से इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि वो पूरा मुल्क चला लेते हैं। लेकिन वो डेवलपिंग कंट्रीज जो इस तरह की सोर्सेज ऑफ इनकम उनके पास मौजूद नहीं है फॉर द टाइम बिंग, उनके लिए क्या होता है, वो अपने ही मुल्क में रहने वाले अवाम से, अपने ही मुल्क में रहने वाले बाशिंदों से ये कहते हैं कि हर बंदा अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट को दे। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करके हमारे ही रहने के लिए, हमारे ही फलाह बहबूद के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर दे, कुछ ऐसे फैसिलिटीज जो है वो
पैदा कर दे, जिनके लिए जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे आपने देखा है फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल्स होते हैं, इसके अलावा आपका डिफेंस का महकमा होता है, अदालतें हैं आपकी, और बहुत सारे इदारे हैं, पुलिस का महकमा है। ये सारे महकमे किससे चलते हैं? आप लोगों के पैसे से चलते हैं। अब ये आप लोगों का पैसा जो जा रहा है गवर्नमेंट के पास, इस पैसे को क्या कहा जाता है? इस पैसे को टैक्स कहा जाता है। ठीक है। सो आई होप कि जिस बंदे को टैक्स का नहीं पता था, आज उसको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ गया कि टैक्स चीज क्या है। गवर्नमेंट आपसे पैसा लेकर आप पे लगाती है, उसको टैक्स कहा जाता है। इस टैक्स के आगे कई टाइप्स हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह अपने आगे क्लास 1 में इसके टाइप्स वगैरह पर जाएंगे। अभी सिर्फ आप लोग समझ लें कि टैक्स होता है। अच्छा, इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो है ना, गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया हुआ है। उस इदारे का नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर उस इदारे को कहते हैं। अगर आप देखें तो ये उसकी वेबसाइट भी आपके सामने आ रही होगी। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस तरह गवर्नमेंट के और इदारे हैं, हॉस्पिटल्स या हेल्थ फैसिलिटीज को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है। ठीक है। और तालीम के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसी तरीके से आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये सारे इदारे बनाए गए हुए हैं, डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से लोगों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए, गवर्नमेंट को खजाना बनाकर देने के लिए हुकूमत ने जो इदारा बनाया हुआ है, उसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफबीआर कहते हैं। अगली चीज है जी आईरस। अच्छा, एफबीआर क्या है? एफबीआर तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर की एक वेबसाइट भी है, यही एफबीआर की वेबसाइट है, मैंने आपके सामने ओपन कर दी। इसके ऊपर क्या होता है जी? इसके ऊपर एफबीआर से रिलेटेड तमाम तरह इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं है। एफबीआर ने क्या किया हुआ है कि लोगों से जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, जो पहले पुराने जमाने में फिजिकल मेथड्स होते थे, लोग एफबीआर के दफ्तर में जाकर टैक्स जमा करवाया करते थे, वो चीज खत्म कर दी। और उसकी जगह पर एक ऑनलाइन पोर्टल का इनकाद कर दिया, एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दी, उसका नाम है जी आइरस। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ना, आइरस, IRIS, ये बेसिकली क्या है? ये एफबीआर की वेबसाइट है, आइरस। अभी आपके सामने ये आइरस का पोर्टल जो है वो ओपन है। हर शख्स का अपना अपना अकाउंट होता है आइरस पर। अकाउंट बनता कैसे है? आप सिंपली अपना CNIC यूज करके और एक पासवर्ड सेट करके आप अपना यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप हुकूमत को इसी पोर्टल के जरिए टैक्स जमा करवाते हैं। ये टैक्स किस तरीके से जमा करवाया जाता है, यही मैंने आपको सिखाना है इस कोर्स के अंदर। यही है वो आइरस। जब कहा जाता है ना जी मॉड्यूल 1 क्या है, मॉड्यूल 1 आइरस एंड बेसिक अकाउंटिंग है जी, ये वाला आइरस है। इसी के ऊपर आपके तमाम तर इनकम टैक्स के काम होने हैं। इसी पोर्टल के ऊपर आपके तमाम तर सेल्स टैक्स के काम होने हैं। और इसी पोर्टल पर आपकी ये बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल होनी है। तो बेसिकली ये वो पोर्टल है जिसके जरिए कोई भी शख्स, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी NGO, कोई भी गवर्नमेंट का अपना इदारा, सरकारी इदारा जो है, वो इसी पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है, गवर्नमेंट को पैसे देता है। सो दैट मीन्स, इससे अब आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस के लिए तो जरूरी होता है हुकूमत को टैक्स देना। ठीक है। एक वो शख्स जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाता, और वो बंदा भी अगर मार्केट से जाके कोई एक चीज खरीदता है, ठीक है, वो मार्केट से जाके फॉर एग्जांपल एक पानी की बोतल भी खरीदता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स होता है, आपको पता है 18% टैक्स है। और हो सकता है ये वो बंदा हो खरीदने वाला जो किसी से पैसे मांग के खरीद रहा हो, ये बंदा भी 18% टैक्स दे रहा होता है। तो आप खुद सोचें कि जो बिजनेसमैन है, जो कारोबार करने वाला बंदा है, क्या वो टैक्स नहीं दे रहा होगा? 100% उसको टैक्स देना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो आम आदमी है, जिस बेचारे के पास पैसे नहीं है इतने कि वो एक कंसल्टेंट को हायर कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये आसानी कर दी है कि भाई आपकी हर परचेज के ऊपर 18% टैक्स है। आप कोई भी चीज खरीदोगे, 18% उसमें से गवर्नमेंट को चला जाएगा। किसी कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो लोग जो कारोबार करते हैं, जिनसे हुकूमत ने बहुत ज्यादा टैक्स लेना होता है, उनके लिए लाजिम है कि वो प्रॉपर कैलकुलेटेड वे में टैक्स अपना जमा करवाएं। अब ये जो कैलकुलेटेड वे में टैक्स जमा करवाना होता है इस पोर्टल पे आके, ये कोई भी बिजनेसमैन खुद से नहीं कर पाता। हाँ, अनटिल अनलेस कि उसकी क्वालिफिकेशन इस टाइप की हो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारी कंपनीज ने अपने पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किए हुए होते हैं, ठीक है, एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो उनके लिए तो आसान है, वो तो ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन
बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो ना तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं, ना कोई अपना टैक्स एडवाइजरी का डिपार्टमेंट बना सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंस वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें जो है वो पीरियोडिकली किसी ना किसी टैक्स कंसल्टेंट की जिसे कह सकते हैं आप एडवाइजरी की जरूरत पड़ती है। पीरियोडिकली से क्या मुराद है, इनकम टैक्स है तो सालाना जब गोशवारा फाइल करना होता है, रिटर्न की बारी आती है, उस टाइम वो इनकम टैक्स एडवाइजर से हेल्प लेते हैं। इसी तरीके से सेल टैक्स की अगर बात करें तो वो माहाना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, तो हर महीने एक दफा वो सेल टैक्स एडवाइजर जो है उसकी फैसिलिटीज जो है वो लेते हैं, उसकी असिस्टेंस लेते हैं। तो उनको वो परमानेंटली हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट द थिंग इज कि क्या वो खुद से ये काम कर सकते हैं? हाँ, अगर वो ये सारा कुछ खुद सीख जाए, ठीक है, तो वो कर भी सकते हैं। बट मसला ये है कि इतनी सारी चीजें मैंने आपको गिन के बताई हैं, अगर एक बिजनेसमैन ये सारी चीजें खुद सीखने बैठ जाएगा और करने बैठ जाएगा, तो वो अपना बिजनेस कब करेगा? डेफिनेटली वो नहीं कर पाएगा। उसको अपने बिजनेस पे फोकस करना है। वो जो बिजनेस कर रहा है, अगर वो ये सारी चीजों वाला टाइम निकाल के अपने बिजनेस पे डालेगा ना, तो शायद वो अपने बिजनेस से इतना ज्यादा कमा लेगा कि उस बहुत ज्यादा कमाई हुई अमाउंट का एक छोटा सा फ्रैक्शन उसे कंसल्टेंट को देना पड़ेगा, कंसल्टेंट उसके ये सारे काम देख लेगा। पर एट द सेम टाइम वो जो थोड़ा सा फ्रैक्शन देगा कंसल्टेंट को, वो थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस डिफरेंट बिजनेसेस से मिलके जब कंसल्टेंट को मिलेंगे, तो इंशाल्लाह उस कंसल्टेंट के पास भी एक बहुत ही हैंडसम इनकम जनरेट हो जाया करेगी। तो ये बेसिकली हमारा गोल है। और एक कंसल्टेंट, जिसे मैं कंसल्टेंट कहता हूँ, मैं कभी भी एक परमानेंट एम्प्लॉय को कंसल्टेंट नहीं कहता। आपने देखा कंपनीज के अंदर टैक्स एडवाइजर्स होते हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजर्स होते हैं, मैं उन्हें कंसल्टेंट नहीं कहता। कहने को कह सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, बट मेरे नजदीक जो मेरा कंसल्टेंट है, जिसे मैं कंसल्टेंट कहता हूँ, वो कौन है? वो आप लोग हैं। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कभी भी किसी के पास जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस तरीके से गाइड करूंगा और इस तरीके से प्रोग्राम्ड वे में लेके चलूंगा कि आप लोगों को लगेगा कि जॉब करना फजूल काम है। क्यों? क्योंकि हमारे इस कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है, बिजनेस करना सिखाया जाता है। आप ये सारी चीजें सीखेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करेंगे, कभी इस बिजनेस को, कभी उस बिजनेस को। ठीक है, कोई 10 मिनट इसको दे दिए, 50 मिनट उसको दे दिए, 30 मिनट उसको दे दिए, डिपेंड करता है कितना काम है किसी का। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपना बहुत ही कीमती वक्त लोगों को देना और उसके बदले में उनसे अच्छा खासा फीस चार्ज कर लेना, अच्छी खासा रेवेन्यू चार्ज कर लेना, ये है एक बिजनेस माइंड कंसल्टेंट की सोच। बजाय ये है कि एक ही कंपनी के लिए जाके आपने मुलाजिम बन जाना और उसी के लिए नौकरी करना, उसी के लिए कंटिन्यू रखना, और बाहर निकल के देखना ही नहीं कि जितना वो बंदा आपको पूरे महीने का दे रहा है उतना आप बाहर निकल कर एक दिन में कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपके माइंड से वो मुलाजमत वाली सोच इंशाल्लाह खत्म करनी है, और हम लोग एक बिजनेस ओरिएंटेड कंसल्टेंट की तरफ मूव करेंगे। तो आयरिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, इनकम टैक्स का कोई काम हो, सेल टैक्स का कोई काम हो, सारा का सारा यहीं पे होता है। ये देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है? फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न। और ये क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स के भी सारे काम यहीं से होते हैं, सेल टैक्स के सारे काम यहीं से, इसी पोर्टल से होते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का पोर्टल है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, सीखने में टाइम लगेगा। ठीक है, कम से कम कोई हमारे इसको जो है वो 15 से 16 लेक्चर्स हमारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के इस पोर्टल से रिलेटेड लगेंगे, इनकम टैक्स के। ठीक है, उसके बाद करीब 20 लेक्चर हमारे सेल टैक्स से रिलेटेड होंगे। तो अगर देखा जाए तो रफली 20 और 15 करीब 35 लेक्चर्स जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ आईरस से रिलेटेड है। टोटल आपके लेक्चर्स कितने हैं? 60 लेक्चर्स हैं टोटल, जिनमें से 30 से 35 लेक्चर्स आपके सिर्फ और सिर्फ आईरस से रिलेटेड है। तो आप समझ लें कि ये पोर्टल आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टाइम भी तो हम इसको अच्छा खासा दे रहे हैं, तो हम इसकी सारी की सारी चीजें सीख जाएंगे, आप लोगों ने फिक्र नहीं करना। आगे चलते हैं जी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई, रिटर्न फाइलिंग। जब आप लोग कोर्स का ऐड देखा होगा, आप लोगों ने किसी के साथ कंसल्ट किया होगा कि यार मैंने कोर्स करना है, वो टैक्स वाला कोर्स करना है, तो हर किसी की जुबान से यही लफ्ज आपने सुना होगा कि अच्छा अच्छा, वो जो रिटर्न फाइल करते हैं या वो जो फाइलर करते हैं, फाइलर क्या है, रिटर्न फाइल करना क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। हमने बात की है कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवाने के लिए इदारा है एफबीआर। एफबीआर ने उसके लिए एक पोर्टल बनाया हुआ है आईरेस, जिसके ऊपर जाके आप अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। अब आईरेस पर ये टैक्स सीधा सीधा तो जाके जमा नहीं हो जाता ना। ऐसा नहीं होता कि ठीक है आप कारोबार कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं इस साल जो है ना वो अपने इतने सारे पैसों में से 2,000 रुपए पूरा का पूरा, ठीक है, अपना 2,000 रुपए, वो जिस तरीके से है, वो गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल है, तो वो कह रही थी कि मैं
हम पंजाब हुकूमत अपना 2,000 रुपये आपको दे रही है। तो इस तरीके से बिजनेस मैन कहे कि मैं इस दफा पूरा 2,000 रुपये जो है वो हुकूमत को दान करूंगा इनकम टैक्स की मद में, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, प्रॉपर कैलकुलेटेड वे में चलना पड़ता है। ये कैलकुलेटेड वे में जब हम चलते हैं, इसी को हम लोग रिटर्न फाइलिंग कहते हैं। रिटर्न का क्या मतलब होता है जी? रिटर्न, इनकम रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन, एक कंपनी पूरे साल में जितना पैसा कमाते हैं और उसमें से जितने अखराजात करते हैं, खर्च करते हैं, और फिर जो बचत हो जाती है उनके पास सेव हो जाता है, इस सारे को अगर वो एक कागज के ऊपर लिख कर गवर्नमेंट को जमा, ठीक है, अभी सिर्फ इतना तक रुके, एक कागज पर लिख लें तो उसे कहा क्या कहेंगे हम लोग? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एक टैक्स पेयर यानी कि एक आम आदमी, एक इंडिविजुअल या एक कंपनी या बिजनेसमैन कोई भी हो, अगर वो अपनी तमाम तर आमदन को और उसमें से किए जाने वाले अखराजात को और फिर जो उसको बचा, उसको जो बचत हुई, उसको जो सेविंग्स हुई है, जिससे उसने कुछ चीजें खरीदी हैं, हो सकता है उसने घर खरीद लिया हो, गाड़ी खरीद ली हो, बाइक खरीद लिया हो, वो गोल्ड खरीद लिया हो, इस तरह की 100 चीजें खरीदी जा सकती है, मोबाइल खरीद लिया हो, लैपटॉप खरीद लिया हो, ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन एक कागज पर लिख लेना। वो कागज पुराने जमाने में कागज होता था, आज के जमाने में वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन बन गया है, उसको लिख लेना, इसे कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न बनाना। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न आपकी प्रिपेयर हो गई है। उसके बाद अगर आप उस रिटर्न को भेज देते हैं एफबीआर के दफ्तर में, ठीक है, उसको सबमिट कर देते हैं, तो उसके लिए कानूनी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है फाइलिंग, टू फाइल समथिंग। फाइल का मतलब होता है कोई चीज भेज देना किसी जगह। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको फाइल कर देते हैं एफबीआर को। हम उन्हें बताते हैं कि हमने इतने पैसे कमाए, इतने खर्च किए, इतने बचत हो गई, जो कमाया उसके हिसाब से कैलकुलेटेड वे में जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं हमें एफबीआर की तरफ से, और आईआरएस सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाते हैं, हमें कैलकुलेशन खुद से नहीं करनी पड़ती, उसके मुताबिक हमारा टैक्स बना है फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, वो हमने ये दिया जी, और ये रही आपकी रिटर्न ऑफ इनकम जो कि हमने आपको सेंड कर दी है। इसे कहा जाता है रिटर्न फाइलिंग। उर्दू जुबान में इसे कहा जाता है आपका आमदन का गोशवारा, टैक्स गोशवारा भी कहते हैं इसे, ठीक है, और आमदन का गोशवारा भी कहते हैं, बिकॉज इसके इंग्लिश में भी ऐसे ही दो नाम लिए जाते हैं। कुछ लोग इसे इनकम टैक्स रिटर्न भी कह लेते हैं और कुछ लोग इसे रिटर्न ऑफ इनकम भी कहते हैं। बेसिकली ये दोनों टर्मिनोलॉजीज जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस्तेमाल हुई हैं, इसलिए ये दोनों टर्मिनोलॉजीज ही वैलिड है, आप भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो प्रोसेस हम ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं जिसमें हम लोग अपना टैक्स भी जमा करवाते हैं और ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन है एफपीआर को जमा करवाते हैं, इसे कहते हैं रिटर्न फाइल करना। फाइल का मतलब है भेजना। तो वो जब हम कहते हैं ना किसी को फाइलर कर दिए, फाइलर का क्या मतलब है? भेजने वाला। तो जो बंदा अपनी डिटेल्स एफपीआर को भेज रहा है, फाइल कर रहा है, वो क्या है? वो फाइलर है। जिस तरह रीड करने वाला रीडर है, लिखने वाला, राइट करने वाला राइटर है, इसी तरीके से फाइल करने वाला फाइलर है। तो ये रिटर्न फाइलिंग, ये रिटर्न फाइलिंग आपकी इनकम टैक्स की भी होती है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कहा जाता है, ये साल में एक बार होती है। ये आपकी सेल टैक्स की भी होती है, उसको सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग कहा जाता है, वो हर महीने करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे काम है जो कि एक बिजनेसमैन खुद नहीं करता, बल्कि वो कंसल्टेंट को इसके लिए हायर करता है। थोड़ी सी और चीजें सीख लें जी। कंपनी के बारे में आप लोग सुनते रहते हैं कि कंपनी है क्या। कोई भी बंदा दुकान भी डाल ले आजकल, वो कहता है जी ये मेरी कंपनी है। ठीक है, उसने या चार बंदे बैठ के काम करना शुरू हो जाए, वो भी कहते हैं जी ये हमारी कंपनी है। कोई कहता है जी ये हमारी वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी होती है, वो जो एग्रीकल्चर प्रोसीड्स को बेचते हैं, उर्दू में हम लोग उसको आड़त वगैरह भी कह लेते हैं। तो इस तरीके से कोई भी बिजनेस कोई बंदा कर रहा हो ना, वो उसको अपनी कंपनी बना लेता है कि जी ये हमारी कंपनी, कारोबार को कंपनी कहते हैं। हकीकत में कंपनी इसका नाम नहीं है। कंपनी एक ऐसी बिजनेस एंटिटी का नाम है, एक ऐसे कारोबार का नाम है जो एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक इदारा है गवर्नमेंट का, जो बिजनेस वहां से रजिस्टर्ड होता है उसे कहा जाता है कंपनी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने वाज़ेह तौर पे अब याद रखनी है कि कंपनी सिर्फ वो बिजनेस है जो एससीसीपी से रजिस्टर्ड बिजनेस होता है। ये बिजनेस हमेशा अपने नाम के साथ लिखता है प्रॉपर कि मैं कंपनी हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, या मैं एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, या मैं पब्लिक कंपनी हूँ, या मैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी हूँ।
ठीक है, तो ये लोग अपने नाम के साथ हमेशा कंपनी लिखते हैं, कंपनी इसको कहा जाता है। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। आप लोग अक्सर सुनते हैं ना जी, लोग कोई, कई दफा तो ये भी देखा है कि लोग वैसे ही अपना एक छोटी सी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सी क्लब सा बना लेते हैं और कहते हैं जी ये हमारे क्लब का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कहना बुरी बात नहीं है, एज पर इंग्लिश आप उसे कह सकते हैं कि ये हमारा फोकल पर्सन है। हम 10-12 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें जो हमारा फोकल पर्सन है, जो हमें लीड कर रहा है, वो ये है, उसका नाम हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख दिया। कोई इसमें बुराई नहीं, लेकिन जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर किसी बंदे को हम नहीं कह सकते, हम सिर्फ उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं जो एक एससीसीपी रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर्स की जानिब से। फिर डायरेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। अच्छा जी, तो कंपनी बनाने के लिए बेसिकली आपको इस अदारे से अप्रूवल की जरूरत होती है। कंपनियां इस अदारे के तहत बनती हैं, एससीसीपी के तहत बनती हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि एफबीआर ने अपने कामों के लिए एक वेबसाइट बना दी आइरस, इसी तरीके से इस इदारे ने अपने कामों के लिए एक वेबसाइट बना दी, उसका नाम रख दिया गया है जी इजी फाइल। ठीक है, इजी फाइल एक पोर्टल है जिसके ऊपर कंपनीज बनाई जाती हैं और कंपनीज के तमाम तर काम इसी पोर्टल पर किए जाते हैं। ये भी ओपन हो जाता है। तो ये देखें, व्हाट इज एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो इदारा है। और व्हाट इज इजीफाई या लीप, ये वो पोर्टल है जिसके ऊपर एससीसीपी के सारे काम होते हैं। अच्छा, पहले ही दिन मैंने आपको इन दो इदारों के बारे में ही ज्यादा क्यों बताया, एफबीआर और एससीसीपी। समझ लें आपका मुल्क के अंदर जो मतलब के 90% जो बिजनेसेस है ना, उनको ये दो इदारे लाजमी तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। एफबीआर के बारे में तो आप कह दें 100%, तो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आजकल हर बिजनेस के ऊपर एफबीआर की नजर होती है और तकरीबन हर बिजनेस से एफबीआर किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी तरीके से टैक्स ले रहा होता है। एसईसीपी जो है वो खालिस्तान उन बिजनेसेस के ऊपर ऑब्जर्वेशन अपनी रखता है या उन बिजनेसेस को देखता है, इन्विजिलेट करता है जो बिजनेसेस एसईसीपी से रजिस्टर्ड होते हैं बतौर कंपनी। तो आपके पाकिस्तान में जो एक 90% पोर्शन ऑफ बिजनेस है, वो तो आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज की शक्ल में ही है ना। ये सोलो प्रोप्राइटर बिजनेसेस तो इतने बड़े बिजनेसेस नहीं होते, जितने भी आपके मुल्क में बड़े बड़े जायंट बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। दैट मींस कि वो एसईसीपी से रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं। हाँ, नंबर में हो सकता है वो कम हो, बट अगर हम लोग बात करें उनके मैथ के बारे में कि वो कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो वो सारे के सारे कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड बिजनेसेस ही होते हैं। अच्छा जी, इधर लीप शायद ओपन हो गया, तो ये पोर्टल है जी, इसके ऊपर आपको सारे का सारा एससीसीपी का काम जो है वो इस पोर्टल पे सिखाया जाएगा। इसके अंदर जो हम कंपनीज वगैरह बनाई जाती हैं, सारा कुछ यहाँ पर हो रहा होता है। ये एक पोर्टल ओपन हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो वो कंपनी नजर आएगी। ये कंपनी है जी, फॉर एग्जाम्पल ड्रम्जे प्राइवेट लिमिटेड। अब ये ड्रम्जे प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि उस शख्स के नाम पर है जिसका ये पोर्टल है। ठीक है, रूहुल अमीन साहब का पोर्टल है, तो उनके नाम पे है ड्रम्जे प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के जितने भी मामलात हैं, जो कुछ भी इस कंपनी के अंदर होना है, वो सारा कुछ कहाँ होगा, वो सारा कुछ इसी पोर्टल के अंदर होगा। ये सारे जो काम लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली कंपनी से रिलेटेड काम होते हैं, एससीसीपी काम, ये सारे कुछ आपको सिखाया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि क्लाइंट्स ने आपसे करवाने हैं, वो एससीसीपी के काम है। अच्छा जी, इसके अलावा जो फिर फर्दर कॉम्प्लाइंसेस हैं बाकी दूसरे इदारों की, जिसमें आपके पास वो आईपीओ आ जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पी सैब है, सब के सब काम आपको पोर्टल से ही करवाए जाएंगे। लाइव आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। अभी मैं एक एक करके आज की क्लास में वो सारे आपको बताने लग जाऊंगा, तो काफी ज्यादा टाइम हमारा और लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम काम है वो आपका जिन दो पोर्टल से होना है, उनको मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया कि इस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और पढ़ेंगे। और ये वो काम है जिसके लिए आपको एक बिजनेसमैन ने हायर करना है। ठीक है, और यही वो सारी की सारी सर्विसेज हैं जो कि एक बिजनेसमैन ने आपसे लेनी है, और इसके लिए आपके कंसल्टेंट होने की एक वजह है और आपके कंसल्टेंट होने की डिमांड है मार्केट में। चलिए यहाँ तक मैं देख लेता हूँ, अगर आप में से किसी भाई का कोई सवाल हो तो। अच्छा जी, सरवर सोलंकी साहब कह रहे हैं कि स्क्रीन जो है उनके पास थोड़ी सी ब्लैक आ रही है। डियर बाकी भाइयों के पास तो ठीक आ रही है। आप ऐसा करें कि ना इसको एक रीज्वाइन करें। ठीक है, अपने आप को एक दफा लीव करके रीज्वाइन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, सैयद अवैस साहब, काइंडली आप का जो भी क्वेश्चन है आप जरूर क्वेश्चन पूछें। फिल वक्त आप रिटर्न अपना सवाल पूछ सकते हैं। एंड
लेटर ऑन आप अपना सवाल जो है वो ऑरली पूछ सकते हैं, फिर आप उससे अपना हैंड रेस की लीजिएगा, ठीक है। मेरी थोड़ी सी बात और रहेगी, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, देन आपकी बात सुनता हूँ। चलिए आगे मूव करते हैं। अब इस तरफ आ जाएं कि वाई डू यू नीड IBE। बात ये है जी कि आज से कुछ अरसा पहले तक कोई भी चीज हम लोग हासिल करने के लिए जाते थे, कुछ सर्विसेज हासिल करते थे, इनफैक्ट या कुछ सीखने के लिए भी जाते थे, तो हमारे जहन में यही होता था कि हमने ये काम करना है या नहीं करना। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने वो ये सोचता था कि मैंने FSC के बाद आगे स्टडी करनी है या नहीं करनी, ठीक है, मैंने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं जाना है। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, तो लोग सिर्फ यही सोचते थे कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं जाना, या मैंने मैट्रिक के बाद कॉलेज में जाना है, FSC करनी है या नहीं करनी। पुराने जमाने में लोग ये सोचते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, अब दो तरह से सोचना पड़ता है। अब ये सोचना पड़ता है कि मैंने मैट्रिक के बाद अगर FSC करनी है तो मैंने किस कॉलेज पे जाना है। एक सोच तो खैर ये भी है कि FSC की भी कई किस्में हैं, और फिर आर्ट्स और कॉमर्स और FSC की आगे किस्में, बट अगर मैं उनको एक साइड पे रख दूं तो ये सोचना पड़ता है कि मैंने किस कॉलेज में जाना है। मैंने पंजाब कॉलेज में जाना है, मैंने एस्पायर कॉलेज में जाना है, मैंने जो है वो किसी गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उनमें जाना है, या किसी बहुत ही बड़े जो ब्रांड बना हो कॉलेज उसमें मूव करना है। ये सवाल जहन में आता है। फिर उसके हवाले से लोग कंपेयर करते हैं कि इस कॉलेज में क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी फीस कितनी है, इसमें कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, इस कॉलेज से क्या पोजीशंस आती रही हैं बच्चों की कॉलेजेस में या नहीं आती रही हैं बोर्ड वगैरह में। ये सारी चीजें लोग सोचते हैं ना। यही चीज यहाँ पर भी है, हर जगह मौजूद है। यहाँ पर क्या है, आप लोग सीखने आए हैं और जब आप सीखने आएंगे तो आप लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा। पहली बात तो आपने सोच ली कि मैंने सीखना है या नहीं सीखना। हो सकता है उसका फैसला आप अब तक कर चुके हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आप में से एडमिशन भी ले लिए हुए हैं। और लेकिन जो अगली सोच है वो ये है कि अब हमने पढ़ना है कहाँ से, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं दिया। क्या हमने इस इदारे से पढ़े या उस इदारे से पढ़े, फलां इदारे की फीस इतनी है, फलां इदारे की। तो इन सारी चीजों के लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि हम लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। वाई डू यू नीड IBE। हम लोग स्किल्स के साथ साथ, चलिए यहाँ पे देखने की बजाय बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, हम लोग स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं। यानी कि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है, मैंने आपको इतनी सारी स्किल्स गिनवा दी हैं, और फिर उसके बाद आपको ये कहूँ कि भाई ये स्किल्स आपने सीख ली हैं। अब काश आपका जो दफ्तर है ना वो लाहौर में होता या कराची में होता ना, तो मजा आ जाता। कराची में आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला क्लाइंट भी आना था, सॉफ्टवेयर वाले भी आने थे, IPO वाले भी आने थे। कराची में बड़े क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन माजरत के आप जो है वो बैठे हैं इस टाइम लाड़काना में, तो वहां पर मुश्किल है थोड़ा सा। या घोटकी में आप बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं घोटकी, लाड़काना, नवाबशाह वगैरह से। तो वो तो जी बहुत मुश्किल है। अब आपके पास जो है वो इस तरह के काम की क्लाइंट्स हैं, तो ठीक है चले, कभी अगर आप मूव करेंगे लाहौर कराची तो फिर आपके पास बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। तो फिर भाई आज सीखने का मकसद ही क्या है, नहीं सीखते फिर टाइम नहीं वेस्ट करते। ये चीजों से बाहर निकल कर हम लोग क्या ऑफर करते हैं, हम लोग इन तमाम स्किल्स के साथ साथ ये भी ऑफर करते हैं कि अगर आपने ये स्किल्स सीख ली है तो अब आपने इन स्किल्स को बेचना कहाँ है और किस तरीके से बेचना है। और आम आदमी से, आम कंसल्टेंट से कई गुना ज्यादा बेचना है आपने, ये सिखाते हैं। तो हमारे इस कोर्स में शामिल होते हैं जी प्रॉपरली फेसबुक एड्स। जिस तरीके से आपने हमारे इदारे के ऐड देखा होगा, उसको आपने ऐड को फिल किया होगा, लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, किसी ना किसी तरीके से आपने उस ऐड में इंगेज हुए होंगे आप ऐड के साथ, और फिर किसी ना किसी कोऑर्डिनेटर ने आपको अप्रोच किया होगा, ठीक है। जब आपको कोऑर्डिनेटर ने अप्रोच किया होगा तो वो आपका एडमिशन वगैरह हो गया, उन्होंने आपको मालूमात दी, एंड आज इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं। अभी होंगे शायद आप अपने किसी गांव में, किसी शहर में, कोई कहीं बैठा होगा, कहीं बैठा होगा, लेकिन इस एक फेसबुक ऐड की वजह से आज हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आप सवाल पूछेंगे, मैं सुन रहा हूँ, देन मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, इस एक फेसबुक ऐड की वजह से। और इस तरह के बेशुमार फेसबुक एड्स आप देखते होंगे, कंसल्टेंट्स के भी लगे हुए होंगे। कोई कहता है जी कंपनी बनवा लें, कोई कह रहा है फाइलर हो जाए मुझसे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हर बंदे को अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एड्स नजर भी आ रहे होते हैं फेसबुक। तो ये एड आपने अपने बिजनेस का कैसे लगाना है, ये आपको प्रॉपरली इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि भाई ये ना असल में
पहले आप सारे का सारा कोर्स कर लो, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक, फिर मैं आपको ये ऐड लगाना सिखाऊंगा। भाई वो जिस चीज को मैं बेच रहा हूँ, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, उसको मैंने एंड पे क्यों रखा हुआ है? एंड पे इसलिए रखा हुआ है कि एंड पे मैं जब जाऊंगा तो मैं ये दूसरी दफा करवा रहा हूँ। एक दफा मैं कब करवाऊंगा? एक दफा मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ जी, इनकम टैक्स कोर्स के एंड पे मॉड्यूल 5 जो है आपका, यानी कि ये आपका समझ लें पहले महीने ही आपकी ये क्लास हो जाएगी ऐड लगाने वाली। उसके बाद आप ये जो सारा कोर्स कर रहे होंगे ना, ये इतनी सारी चीजें, ये सारा कुछ आप ऐड लगाना सीखने के बाद कर रहे होंगे। और आप चाहें तो इस टाइम साथ साथ अपना इनकम टैक्स का ऐड लगा दें, फाइलर करने का और ये सारे रिफंड्स का और नोटिस का और इस चीज का ऐड लगाएं, और साथ साथ अगली चीजें सीखते जाएं। फिर जो चीज सीखते जाएं उसका ऐड लगाते जाएं। और बेहतर फायदा क्या है, मैं भी आपके साथ मौजूद हूँ, मुझसे कंसल्ट करें, जो चीज नहीं हो रही मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप काम करते जाएं, ऐड लगाएं, क्लाइंट आते जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन काम चलेगा। फिर दुनिया जहां की जो मर्जी चीज उठा लें, आप ऐड लगा दें, बजाय ये सोचने के कि मेरे पास इनकम टैक्स से क्लाइंट आएगा या पीसैप का आएगा, मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये सोचना ही नहीं है। अगर आज आपका दिल कर रहा है ना कि यार अभी मैं सोने लगा हूँ, दिल कर रहा है कि कल जो है ना मैं कोई पीसैप का काम कर लूँ, काफी दिन हो गए हैं बस लोगों को जो है वो मैं इनकम टैक्स में ही लगा हुआ हूँ, अब थोड़ा सा फेडअप हो गया इनकम टैक्स से, दिल कर रहा है कल थोड़ा सा पीसैप का काम करूँ, या दिल कर रहा है कल थोड़ा सा एससीसीपी का काम करूं। ये आगे जाके होगा, जब आप इतना काम करोगे ना आपको फील होगा कि मैं थक गया हूँ एक ही जैसा काम करके, इसमें थोड़ा सा तब्दीली। आप क्या करोगे? आप रात सोने से पहले अपना एससीसीपी वाला जो एड है फेसबुक का वो ऑन कर दोगे। एड्स तो आपने बना के रखे होंगे ना, आप एससीसीपी वाला एड ऑन कर दोगे, रात को सो जाओगे, सुबह आप उठोगे, ठीक है, 9-10 बजे आप उठ के देखोगे, तब तक आपके पास हो सकता है 8-10 मैसेज क्लाइंट्स आ चुके होंगे। उनको मैच्योर करना, फिर आगे कुछ किस्मत भी होती है, कुछ आपका अपना काम है, हो सकता है उसमें से 1 2 3 4 मैच्योर हो जाए, फिर अभी सारा दिन ऐड चल रहा है। तो अगर आपके पास सुबह उठते साथ ही 3 क्लाइंट मैच्योर हो जाए, कहें कि जी कंपनी बनानी है, आपने उन्हें एक ऐसा मुनासिब रेट ऑफर कर दिया कि उन्हें वो पसंद आ गया, आपके लिए क्या मुश्किल है? आप 15-20 मिनट में कंपनी बना के रख दोगे, उससे 20,000 चार्ज कर लोगे, 25,000 चार्ज कर लोगे। सुबह सुबह आपका टाइम है और 12-1 बजे तक आपने कुछ 3 कंपनीज बना के 60-70 हज़ार रुपए चार्ज कर लिया होगा। ये हकीकत है, इसमें इस तरीके से हो रहा है। ये डिजिटल मार्केटिंग का फायदा है। लोग इसीलिए तो हर बंदा ऐड पे ऐड लगाई जा रहा है। तो इस चीज की तरफ आपने आना है, आपने टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने स्किल्स को बेचना है। पुराने तरीके से नहीं है दफ्तर खोल के और दफ्तर के किराए भी देते रहना है और फिर वेट करना है कि यार आज तो पूरा दिन गुजर गया है, एसी भी चलता रहा है, लाइटें भी चलती रही हैं। हम लोग खुद ये काम करते हैं ना, इसलिए मुझे अंदाजा है एक एक चीज का कि भाई मेरा एसी भी चलता रहा, मेरी लाइटें भी चलती रही, मेरे एम्प्लॉयज जो बैठे हैं उन्होंने सैलरीज भी लेनी है, और मैं ऑफिस का रेंट भी दे रहा हूँ, और आज पूरा दिन गुजर गया, मेरे पास कोई एक भी क्लाइंट मैच्योर नहीं हुआ। कई आए इन्फॉर्मेशन पूछ के चले गए, कई आए ही नहीं। तो क्या फायदा मेरा ऐसे बैठने का? ठीक है, आप मोटिवेट भी होते रहते हैं, डीमोटिवेट, लेकिन ये तो ऐसा रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग का कि आप 100% मोटिवेटेड ही रहेंगे इंशाल्लाह। बस आपने खुद चूज किया करना कि आज मैंने ये काम करना है, कल मैंने ये काम करना है, कल ये। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप अपने इंटरनेट हायर कर लोगे, फिर चाहे हर चीज का ऐड चला दो और अपने अपने डिपार्टमेंट्स बना दो, आप अलग अलग, एक 4 बच्चों का डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने, सिर्फ इनकम टैक्स का काम करना है, 4 का डिपार्टमेंट सेल टैक्स का बना दिया, 4 का एससीसीपी का बना दिया। आप इंशाल्लाह देखोगे, देखते ही देखते आपकी एक पूरी एजेंसी बन जाएगी, फर्म बन जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए फेसबुक एड्स। दूसरी बात यह है जी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं है। हम लोग बेसिकली एक सीए फर्म है, चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है। आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो चार्टेड अकाउंटेंट पढ़ाएगा। आपको एक एक चीज जो सिखाई जाएगी वो चार्टेड अकाउंटेंट सिखाएंगे। आपको कभी भी किसी भी वक्त मशवरे की जरूरत पड़ेगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट ही मशवरा देंगे। ये नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ कि यार वो एक मेरे कोऑर्डिनेटर है, आप उनसे बात कर लो, ये जो है बच्चा है आप इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपकी कॉल सुनूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है, मैंने आपको असिस्टेंस देनी है। तो अच्छा, इसका फायदा क्या है? फायदा, असल फायदा मैं आपको बताऊं, हम लोग आपको डमी पोर्टल्स के ऊपर या फिर डमी सिनेरियोज के ऊपर प्रैक्टिस वगैरह नहीं करवाते। हमारा तमाम काम, सारे का सारा काम कैसे हो रहा होता है? हमारा सारे का सारा काम हो रहा होता है लाइव। लाइव से क्या मुराद है? फर्म के पास क्लाइंट्स आते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो सारे क्लाइंट्स के बारे में जो आप भी हासिल कर सके। हमारी फर्म के पास ऐसे ही क्लाइंट्स आते हैं, हमारी फर्म का नेम है वर्चुअल टैक्स, आप सर्च कर सकते हैं उसे। वर्चुअल टैक्स के पास क्लाइंट्स आते हैं, वर्चुअल टैक्स के क्लाइंट का जो भी काम होता है वो मैंने आपके सामने आके करना है।
और क्या होगा अल्टीमेटली, आप काम सीखते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर अगली बात सुनिए, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने ये नहीं कहना कि भाई अपने आप को फाइनल कर लो, ना मैंने ये कहना कि वो एक डमी सिनेरियो बना के एक हमने एक रेप्लिका पोर्टल बनाया हुआ है आईरिस का मिलता जुलता, और उसको मैं बढ़ा चढ़ा के पेश करूं कि ये जी हमने फलां डेवलपर से बनवाया है और ये बड़ी मेहनत लगी है इसमें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डमी पोर्टल से कोई भी नहीं सीखता, हमेशा इंसान सीखता है रियल लाइफ सिनेरियो से। हमारी फर्म के जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये देखिए, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये सिर्फ एक मेरे लैपटॉप के अंदर इतने क्लाइंट्स का डाटा फैच हुआ हुआ है। ये सारा डाटा मैंने आपको देना है। हर एक स्टूडेंट को एक एक इंडिविजुअल एक एक कॉर्पोरेट क्लाइंट दिया जाएगा, ताकि आप उस पर प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें। देखें उन्हें कौन कौन से नोटिस आए होंगे, देखें उन्होंने अपील फाइल की है तो क्यों की है, देखें उन्हें कौन कौन से ऑर्डर्स उनके अगेंस्ट पास हुए, उन्होंने रिटर्न कैसे फाइल की है, उनकी रिटर्न का टाइम आ गया, उन्हें नोटिस आ गया, आप उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करोगे। ये सब कुछ फिर उसके बाद आपने करना है जो क्लाइंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो हमारा सिखाने का तरीकाकार ये है। ये फायदा है हमारा कि हम लोग सिर्फ एक टेक्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि साथ साथ एक फॉर्म है। उसके बाद जी, डू वी लर्न ऑल थिंग्स प्रैक्टिकल, क्या तमाम चीजें हम लोग जो सीखेंगे वो प्रैक्टिकली सीखें, 100% प्रैक्टिकली सीखें। अभी तक मैंने आप लोगों को जितना समझाया है, क्या मैंने इसके अंदर कोई एक भी किताब यूज की है? बेशक मैं यूज करूंगा, मैं किताबों के खिलाफ नहीं हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, ये जरूरी किताबें हैं। कंपनीज एक्ट, इनके बगैर हम लोग ये सारा कुछ सीख नहीं पाएंगे। मैं आपको रट्टा नहीं लगवाऊंगा कि ये बटन दबाने से ये होता है, ये बटन दबाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, बाद में आपको बटन दबाना भूल जाए और फिर आप कहेंगे पता नहीं ये काम कैसे होगा। नहीं, मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा, लॉजिक से हम लोग ये सारा काम करेंगे। अभी तक मैंने आपको कोई एक भी चीज ऐसी नहीं बताई, मैंने कोई रैंडम कन्वर्सेशन में भी, किसी भी रैंडम बात में कोई भी ऐसी बात आपसे नहीं की जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको चीजें सिखाते वक्त कोई एक भी बटन, कोई एक भी फीचर ऐसा नहीं सिखाऊंगा जिसके पीछे लॉजिक ना हो, और मैं बस वो आपको खाली बात ही बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एससीसीपी, आईपीओ, हर किस्म के क्लाइंट हमारे पास मौजूद है। हर क्लाइंट का पोर्टल आपके सामने मुहैया किया जाएगा, और आप उनके पोर्टल से साइन इन करके वहां पर आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको काम दिया करूंगा, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस ये देखिए, एससीसीपी है ना, ये एससीसीपी का इजी फाइल, एक एक ये एक लॉगिन के अंदर ना 8-8 कंपनीज भी होती हैं, 4-4 कंपनीज भी होती हैं। बेसिकली ये डायरेक्टर्स के अकाउंट्स होते हैं। तो जो एससीसीपी के अकाउंट्स होते हैं ना, ये कंपनीज के डायरेक्टर्स के, सीईओ के अकाउंट होते हैं। और एक एक डायरेक्टर, एक एक सीईओ, कई कई कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये देखिए आप। ठीक है। ये सिर्फ मेरे एक कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ भी आपको सिखाया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज, व्हाट इज सिंगल विंडो कंसल्टेंसी। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये टाइटल अब आया है। जब मैंने अभी आपको बात की थी कि जब आप अपने एड्स लगाना शुरू कर दोगे, हर तरह के एड्स लगाओगे जब आप, तो फिर आपके पास हर तरह के काम करने वाले बंदे भी आप रखोगे, और आपका जो वो ऑफिस है वो एक सिंगल विंडो कंसल्टेंसी बन जाएगा। कोई भी बंदा वहां पर आके अगर आपसे कहता है कि जी मैंने इनकम टैक्स का काम करवाना है, आपसे वो इनकम टैक्स काम करवाएगा, लेकिन उसके बाद सेल टैक्स का काम भी वो आपसे कराएगा, एससीसीपी का भी आपसे, पीएसडब्ल्यू, पीईसी, दुनिया जहान का उसका कोई भी काम होगा वो आपके पास हो रहा होगा। इस चीज का बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है जो है कंसल्टेंट्स को, कि लोग आते हैं, काम करवाते हैं, कहते हैं जी इनकम टैक्स का कर देते हैं आपको, सेल टैक्स हमें नहीं आता, ये सेल टैक्स वाला बच्चा नहीं बैठा, ये बंदा नहीं बैठा, ये सर नहीं बैठे, आप सेल टैक्स किसी और से, वो जिससे सेल टैक्स करवाता है ना जाके, फिर वो उसी से इनकम टैक्स भी करवाता है, फिर वो आपके पास दोबारा इनकम टैक्स के लिए नहीं आता। तो इस चीज को भी आपने समझना है। लेकिन जब आप तमाम तर चीजें अपने ही एक ही सिंगल विंडो कंसल्टेंसी में ऑफर कर देंगे, अपने अकेले ऑफिस के अंदर ऑफर करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर समझिए आपके वो बंदा इंशाल्लाह क्लाइंट आपसे कभी भी जाएगा नहीं, क्लाइंट हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। और ये चीज, ये जो हम आपको कोर्स करवा रहे हैं ना, इतना लंबा सारा चौड़ा कोर्स, इतना लंबा कोर्स कोई करवा ही नहीं रहा जो हम करवा रहे हैं। ये इसीलिए करवा रहे हैं ताकि क्लाइंट आपसे जाए ना। अच्छा जी, उसके बाद मजीद सुन लें, हम लोग वीकेंड क्लासेस ऑफर करते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, शाम को 8 बजे से लेके 9:30 तक, 9:30 तक आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट वर्सेटाइल कोर्स है हमारा, आप लोग देख सकते हैं, कोर्स की फाइल्स आपके पास मौजूद है। अच्छे से इसको कंपेयर करें, दूसरे इदारों के साथ कंपेयर करना है, दूसरे दोस्तों के साथ कंपेयर करना है, मार्केट के साथ कंपेयर करना है, करके चेक करके देख के तसल्ली करके फिर हमारे पास आइएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो 100% प्रैक्टिकल है,
वो आपको पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। और इसमें थ्योरी होती है, लेकिन उससे उस हद तक जितनी उसकी जरूरत होती है। साथ ही साथ जी लाइफ टाइम एलएमएस की एक्सेस होती है रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए। जो भी क्लास आप देखेंगे, जैसे आज की क्लास आप लोग ले रहे हैं, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो एलएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ये एलएमएस पोर्टल्स आपके सामने मौजूद है, ठीक है। हर बैच का एलएमएस पोर्टल बना हुआ होता है, आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। पुराने से पुराना बैच भी आपको यहीं पे मिलेगा, और नए से नया बैच भी आपको यहीं पे मिलेगा। हमारे हर महीना हमारा बैच चल रहा था, और कुछ महीनों में हमारे दो दो बैचेस भी होते हैं। जब ज्यादा एडमिशन्स होते हैं तो फिर एक महीने में हमारे दो बैचेस भी हो सकते हैं। हमारी वीकेंड की क्लासेस भी मौजूद है। अगर आप लोग, ये वाली तो खैर है ही वीकेंड के लिए ना, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं जी हमने वीकेंड वाला नहीं करना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें वीकडेज में क्लास लेनी है, तो वीकडेज के बैचेस भी मौजूद है, ठीक है। आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये जो अक्टूबर है ये वीकेंड है, और ये अक्टूबर वीकडेज वाला है, मंडे ट्यूसडे वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वीकेंड और वीकडेज दोनों तरह की क्लासेस मौजूद है। ये आपका अपना पर्सनलाइज पोर्टल होगा जी, ठीक है। आप इस पे आएंगे, अपना खुद से लॉग इन करेंगे, अपनी आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, अपना एलएमएस में जाएंगे, अपना बैच सेलेक्ट करेंगे, अपने लेक्चर्स वगैरह लेना शुरू कर देंगे। आपका स्टडी मटेरियल, आपका प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। और इसकी एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम से मुराद है जब तक हमारी लाइफ है, जब तक अल्लाह ने चाहा हम लोग इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, तब तक ये पोर्टल्स वगैरह आपके पास ऐसे ही मौजूद रहेंगे। इसमें कोई ये नहीं है 1 साल एक्सेस, 2 साल एक्सेस, 4 महीने की एक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास होस्टिंग वगैरह के कोई भी मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और आप लोग इजीली अपने लेक्चर्स देख सकते हैं जब मर्जी आप लोग चाहें देखना। लास्ट पे है जी, हम लोग जो सर्टिफिकेट देते हैं वो 100% वेरीफाइएबल होता है, ठीक है। प्रॉपर क्यूआर कोड होता है, उसको कोई भी स्कैन करेगा तो उसकी वो कंप्लीट डिटेल्स आती हैं उस स्टूडेंट की हमारी वेबसाइट पे, कि ये स्टूडेंट है जी, हमसे ये पढ़ के गया, फलां चार्टेड अकाउंटेंट ने इन्हें पढ़ाया है, इस टाइम पे पढ़ाया है, ये कोर्स इन्होंने किया था, उसके अंदर ये मॉड्यूल्स थे, ये इनका स्कोर रहा है। और उस स्कोर के बाद हम लोग इस चीज की गारंटी देते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मैं आपके क्लाइंट को गारंटी दे रहा हूँ कि आप इससे काम करवा सकते हैं। तो उसके बाद आपका क्लाइंट आपको ये नहीं कहेगा कि यार एक बार आपसे काम करवा के देखते हैं, अगर अच्छा किया तो फिर आपसे दोबारा करवाएगा, नहीं। जब प्रॉपर इंस्टीट्यूट, प्रॉपर सीए फर्म, वर्चुअल टैक्स गारंटी दे रहे हैं कि आप इनसे काम करवाएं, तो फिर इंशाल्लाह आपका क्लाइंट आपसे लाजमी काम करवाएगा, ठीक है। तो याद आया गारंटी देने से, यहीं कहीं पे मेरा तारुफ भी लिखा होता है, तो मैं उसके बारे में बता दूंगी। मेरा नाम नुमान अहमद है, ठीक है। पर्सनली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, साथ ही साथ मेरा मास्टर्स है, और एमबीए फाइनेंस में, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन अब 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ये फाइल भी अब तो करीब 4 साल पुरानी है। तो अब मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है टैक्सेशन में, ऑडिट में और कॉर्पोरेट अफेयर्स में। ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस टैक्सेशन और कॉर्पोरेट में है। डिफरेंट फर्म्स के अंदर जी मैं सीनियर एसोसिएट लेवल पर काम कर चुका हूँ, जिनमें बहुत सारी मल्टीनेशनल फर्म्स भी हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तानी टैक्सेशन से भी वाकिफ हूँ और इंटरनेशनल टैक्सेशन से भी वाकिफ हूँ। इसके साथ साथ अब हमारी अपनी फर्म है, आपको पता ही है, वर्चुअल टैक्स का बता चुका हूँ पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह वास्ट एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडवाइजरी। तो वो जब आप भी इतने सारे बिजनेसेस को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उनके टैक्सेशन को देखेंगे, तो साथ ही साथ आपको जो है वो बिजनेस एडवाइजरी का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है जी। फर्म का एड्रेस वगैरह आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जी, ठीक है। हमारा ऑफिस है G9 एम्पायर सेंटर, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग टू लाहौर में। फाइल आपके साथ शेयर की गई है, उसके ऊपर एड्रेस वगैरह मेंशन है। अगर आप में से कोई विजिट करना चाह रहा हो तो भी यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। और बाकी मेरी तरफ से जो भी सारी बातें थी जी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को सुनूंगा। अच्छा जी, एडमिशन के बारे में मुझे कहा जा रहा है कि मैं एडमिशन में फीस वगैरह के बारे में बता दूं। तो मैं आमतौर पे जो है ना ऐसे लिख के बता दिया करता होता हूँ फीस के बारे में। वैसे ये मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपको बेहतर गाइड करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं फीस के बारे में। आपके दो तरह के कोर्सेज हैं जी, एक 1 मंथ कोर्स है और एक है 4 मंथ कोर्स, ठीक है। 1 मंथ कोर्स की आपकी फीस है 50K।
सॉरी, 20,000। अगर 1 मंथ की 50 हो जाएगी तो 4 मंथ की तो 2 लाख हो जाएगी। और आपका जो 4 मंथ कोर्स है, इसकी फीस है 50,000। ठीक है जी। आफ्टर डिस्काउंट वो लोग जिन्होंने आज की क्लास ली है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा जिन्होंने आज की क्लास ली है। आज जिन्होंने आज क्लास ली है जी, उनके लिए फीस है 12,000। और 4 मंथ कोर्स की फीस है 30,000। तो इसकी आप लोगों ने स्नैपचैट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ डेट। आप अपने कोऑर्डिनेटर को जो है वो रेफर कर सकते हैं कि जी हमने आज की क्लास ली थी, तो वो फिर आपके साथ जो है वो जो भी डिस्काउंटेड फी है वही आपके साथ कर देंगे। ठीक है, आज डेट है हमारे पास 28 नवंबर। ठीक है, तो 28 नवंबर 2025 को जिन्होंने क्लास ली है उनके लिए 1 मंथ कोर्स की फीस है 12,000 रुपये और 4 मंथ कोर्स की फीस है 30,000 रुपये। जल्द से जल्द जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, अपना एडमिशन कंफर्म करें, अपना ईमेल वगैरह दें कोऑर्डिनेटर्स को, ताकि आपके एलएमएस वगैरह बनाए जा सके और हम लोग प्रॉपर क्लासेस का आगाज करें। ठीक है जी, मैं देखता हूँ रिटर्न क्वेश्चन तो कोई ऐसा है नहीं। आप लोगों के माइक्स ओपन कर रहा हूँ, देन आप लोग जो है वो अपना और क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों का जो है वो आप लोग हैंड रेस करेंगे, देन मैं आपका नाम लूंगा, फिर वो शख्स अपना सवाल कर सकता है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं पहले जो रिटर्न क्वेश्चन है वो रीड कर लूँ। सैयद वैस बादशाह साहब ने लिखा है, सर सेल से कॉस्ट माइनस करके जो इनकम आती है, बिल्कुल ठीक है, उस पर टैक्स होगा, या इनकम पर मोटरसाइकिल, कार्स, प्रॉपर्टी परचेज यानी अपने होम एक्सपेंस शामिल होने के बाद टैक्स होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है सैयद वैसा आपने। वैसे तो हमने खैर आगे जाके इसको डीपली पढ़ना है। एक्सपेंसेस होते हैं दो तरह के, सब लोग सुन ले जी। अब ऐसा हमने ये सवाल पूछा है कि जब हम लोग पैसा कमाते हैं और उसमें से अखराजात करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, हमने कोई मोटरसाइकिल ले लिया, गाड़ी ले ली, घर के खर्चे कर लिए, तो उस इनकम में से हमारे एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो हमारे पास सेविंग बचती है, उसके ऊपर हम लोग टैक्स जमा करवाते हैं, या जो हमने आमदन हुई है वो एक्सपेंसेस उसके अंदर शामिल करके ही, माइनस किए बगैर उसके ऊपर टैक्स जमा करवाते हैं। तो एक्सपेंसेस होते हैं जी दो तरह के, एक होता है बिजनेस का एक्सपेंस और एक होता है पर्सनल एक्सपेंस। अगर एक बंदा उसने दुकान डाली हुई है, मैं आपको सादा मिसाल से समझाता हूँ, तो दुकान से वो कमाता है, शाम के टाइम उसने टोटल जो सेल की है वो की है 10,000 की। 10,000 की जो सेल की है वो सामान कितने का लेके आया था? वो सामान लेके आया था जी फॉर एग्जाम्पल 6,000 का। तो अब 6,000 उसमें से माइनस हो जाएगा और जो बचत आई है, प्रॉफिट आया, वो कितना आया? कॉस्ट जो सेल्स लेस एक्सपेंसेस कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए। अब ये जो 4,000 रुपए है ना, ये इनकी इनकम है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब इस 4,000 रुपए में से इन्होंने अपने घर के एक्सपेंसेस भी करने हैं। इन्होंने घर के लिए कोई जो है वो चीजें लेके जानी है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह देनी है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो वाले सारे एक्सपेंसेस भी कर ले और फिर जो बचे उस पर टैक्स दे, नहीं। सिर्फ बिजनेस एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है ना, उसके ऊपर टैक्स देना है। आई होप कि ये समझ गए होंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाइड किया। कोर्स जरूर हेल्पफुल रहेगा। विल फॉर्मल क्लास स्टार्ट फ्रॉम जी इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट फ्राइडे से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे ख्याल से 5 तारीख बनती है, 5 दिसंबर। और कुरस साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बगैर पूछे आपने फीडबैक दिया है और याद करवा दिया। बाकी सब लोगों से भी जी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर कोर्स अच्छा लगा हो तो गाइडलाइन ग्रुप में जाकर अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा और मुझे खुशी होगी। और बाकी नेक्स्ट अब सवालों की तरफ चलते हैं जी। मेरे पास नजीर अहमद साहब है जी। नजीर अहमद साहब, आपका माइक ओपन है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नजीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है तो खाली सवाल पूछेगा, आपका हैंड रेज है। अच्छा, मेरे ख्याल से नजीर साहब जो है हमसे गलती से हैंड रेज हो गया हुआ है। अ, मैं देखने दो फिर से कि मैंने माइक्स ओपन कर दिए हुए हैं जी। और
चलिए, इसके अलावा किसी और भाई का कोई सवाल हो, पूछना चाह रहे हो तो। अच्छा जी, जुबैर साहब सवाल पूछ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, अगर आप हमारा रियल टाइम एक्सेस देंगे अपने क्लाइंट्स का, तो ये आपके लिए रिस्की नहीं होगा? नहीं जी, पहली बात ये है कि हम लोग अपनी जो एक्सेस आप लोगों को देंगे वो कंसेंट से दे रहे होते हैं। क्लाइंट की अपनी कंसेंट इसके अंदर शामिल होती है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, कि आप उसके ऊपर प्रॉपर लर्निंग कर सकते हैं। हमारे जो फर्म के क्लाइंट्स होते हैं ना, वो मतलब कि आप लोग भी जब काम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, फर्म के क्लाइंट्स होते हैं थोड़े पक्के वाले। ऐसा नहीं होगा कि वो फर्म को छोड़कर फर्म के स्टूडेंट के साथ पक्के हो जाएंगे। बाकी अगर हो भी जाए तो भी हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी तरफ से जो एक क्लाइंट है उसको आप एक गिफ्ट समझ के हम लोग दे देते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसमें रिस्की नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कंटिन्यूअसली वो एड्स चल रहे होते हैं, तो और क्लाइंट्स आई जा रहे होते हैं। जिम की क्लास पहले चल रही है, कल हमारी क्लास होगी कि नहीं? जी बिल्कुल, क्लासेस होंगी, सबकी क्लास होगी। जो क्लासेस पहले चल रही है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। जी, एनीवन और किसी का कोई सवाल हो? ठीक है जी, फिर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की कीमती वक्त का। अपना फीडबैक जो है वो 1 मंथ एंड 4 मंथ में क्या डिफरेंस है, डियर, 1 मंथ एंड 4 मंथ में जो डिफरेंस है वो तो वाज़ेह तौर पे आपको बताया है कि ये देखिए, ये है आपका 1 मंथ कोर्स के मॉड्यूल्स, ठीक है। ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। और जो 4 मंथ कोर्स है उसके अंदर आपको इनकम टैक्स के साथ साथ सेल्स टैक्स, एसईसीपी कॉर्पोरेट और बेतहाशा चीजें, आईपीओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीसैप, पीएसडब्ल्यू, पीसीएम, ये सब कुछ सिखाया जा रहा है 4 मंथ कोर्स में, ठीक है। इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स ही होगा 1 मंथ कोर्स में। ठीक है जी, फिर मैं उम्मीद करता हूँ तमाम तर सवाल का जवाब हो गया। अब जो है इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।